नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फॉर नेशन पर। तेजस्वी यादव के आवास पर आज महागठबंधन के बड़े नेताओं की बैठक हुई। ये बैठक करीब 3 घंटे तक चली। इसमें कांग्रेस, वीआईपी पार्टी के साथ साथ लेफ्ट की तीनों पार्टियों के बड़े नेता मौजूद रहे। खुद तेजस्वी यादव ने इस बैठक की अगुवाई की। कुछ सवाल जो पिछले 4 बैठक जो आज की बैठक खत्म हुई उसके बाद से लगातार जो तैर रहे हैं, उन सवालों का जवाब क्या निकला, इस मीटिंग में हुआ क्या क्या, इन तमाम चीज़ों पर से पर्दा उठाएंगे। बताएंगे कि तेजस्वी यादव अब किस रणनीति के सहारे आगे बढ़ना चाहते हैं और उनके साथ कौन कौन खड़ा है। दरअसल हुआ ये कि अभी तक जो सवाल बने हुए हैं वो ये कि महागठबंधन में कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। तेजस्वी यादव क्या कांग्रेस को 70 सीटें देंगे या उनकी सीटें कमने वाली हैं। मुकेश सहनी के लिए सीटों का जुगाड़ कैसे होगा, ये तमाम वो सवाल हैं जो कि पिछले 4 मीटिंग से लगातार पूछे जा रहे हैं। जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव के आवास पर हुई इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मामलों पर फैसला हुआ है। एक फैसला ये भी है कि 9 जुलाई को महागठबंधन के तमाम नेता सड़कों पर होंगे। क्यों होंगे, इसके पीछे की वजह क्या है, ये भी बताएंगे। तेजस्वी यादव एक तरफ मीटिंग कर रहे थे, दूसरी तरफ महागठबंधन की बड़ी पार्टी कांग्रेस जो है बिहार भर में तेजस्वी यादव के मुद्दे को सड़क पर भुनाने की कोशिश कर रही थी। मुद्दा था कि अगर नौकरी नहीं दे सकते हैं तो सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। बिहार भर में प्रदर्शन हुआ। तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जब इस मीटिंग से निकले तो उन्होंने नपे तुले शब्दों में अपनी बात रखी, चाहे वो कांग्रेस के बिहार प्रभारी हों, लेफ्ट की पार्टियां हों, जिनसे भी आप पूछेंगे किसी ने मीटिंग की बात नहीं खोल के बताई। सब यही कह रहे थे कि सब कुछ ऑल इज़ वेल है, लेकिन अंदर में क्या क्या हुआ, 3 घंटे की मीटिंग में कौन कौन सी बात की गई, इन तमाम चीज़ों को आज आपको बताएंगे। जो मीटिंग में मौजूद लोग थे उन्होंने क्या क्या बताया है, उसी के आधार पर दिवांशु हमारे साथ मौजूद है। दिवांशु, आज क्योंकि महागठबंधन की चौथी बैठक थी ये तेजस्वी यादव के आवास पर, सवाल वही कि सीटें कितनी कितनी सीटें किसके खाते में जाने वाली हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, क्या इस पर आज बात बन गई, क्या मोहर लगी इस पर, मीटिंग में क्या क्या हुआ? देखिए रोहित, मीटिंग ये चौथी की बैठक जो है वो महागठबंधन की रही और महागठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं तेजस्वी यादव। मीटिंग में शुरुआत तौर पे तो सबसे एक रहा कि बत्ती गुल हो गई, लेकिन इसके बावजूद जो है वो मीटिंग हुई क्योंकि मीटिंग की इम्पोर्टेंस बहुत थी। मीटिंग को इसलिए नहीं टाला जा सकता था क्योंकि लाइन नहीं है। मीटिंग हुई, खिड़की खोल के हुई, दरवाजे खोल के हुई, लेकिन मीटिंग इस मायने में ये चौथी बैठक रही और मुझे लगता है कि चौथी बैठक सबसे महत्वपूर्ण रही 3 बैठकों के अगर मुकाबले अगर तुलना करें देखा जाए तो। हाँ, देखा जाए इस मीटिंग में हुआ क्या। देखिए हुआ बहुत है, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। एक हुआ ये कि आगामी जो 9 जुलाई है वो बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। एक तरह से आप कह सकते हैं महागठबंधन के लोग जो हैं वो सड़कों पर स्थिर होंगे, लेकिन अगर सियासी लिहाज से अगर देखें, अगर इलेक्शन के लिहाज से अगर पॉइंट की बात करें तो क्या हुआ, सीट शेयरिंग को लेकर बात हुई, कौन होगा महागठबंधन का चेहरा, इसको लेकर बात हुई, क्या इसको लेकर बात हुई, कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। अभी क्या बात हुई, देखिए अभी ये बात हुई है कि किन सीटों पर क्या क्या करना है। ये अब इसको फॉर्मूला बनाने की अभी मुझे लगता है कि ये कह रहा है अभी महागठबंधन में फॉर्मूले बनाए जा रहे हैं और एक ऐसा फॉर्मूला बनाया जा रहा है, जीत वाला फॉर्मूला बनाया जा रहा है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जो हैं जब चुनाव हो रहे हों तो जीता जा सके, महागठबंधन की झोली में जो है वो जीत आ सके। तो फॉर्मूला आज जो है वो ये बनाया गया कि जिन सीटों पर महागठबंधन को 2020 में हार हुई थी, हार तो बहुत सीटों पे हुई थी लेकिन कितने वोटों से हार हुई थी, 15,000 वोटों से, जिन सीटों से 15,000 या 15,000 से ज़्यादा वोटों से जहां पर महागठबंधन की हार हुई थी, उन सीटों पर समीक्षा होगी। उन सीटों पर कैंडिडेट चेंज करने पड़े तो कैंडिडेट चेंज होंगे और अगर वहाँ पर पार्टी से कोई नाराज़गी है, पार्टी के सिंबल से कोई नाराज़गी है, वहाँ होता है ना कई जगहों पर होता है, इस विधानसभा क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि यहाँ पर लालटेन दिखे, दिख वहाँ पर जाता है हाथ, और तो कहीं होता है कि दिख जाता है हाथ, चाहते लोग लालटेन है। तो अगर सिंबल से कोई नाराज़गी है, पार्टी से कोई नाराज़गी है तो पार्टी चेंज किया जाएगा, उम्मीदवार तो रडार पे है ही। ये अब बहुत ही एक्सेप्शनल हो गया है रोहित कि 2020 में महागठबंधन के टिकट से किसी ने चुनाव लड़ा हो, वो 15,000 या 15,000 से ज़्यादा वोटों से हारे हों और उनका टिकट
फिर से मिले तो ये बहुत एक्सेप्शनल 1-2 सीटों पर देखने को मिलेगा, लेकिन ओवरऑल मुश्किल है, मतलब उन लोगों के लिए मुश्किल है। अब ये मुश्किल है। पहले क्या होता था ना कि कई बार होता था कि जुगाड़ वाला सिस्टम भी काम करता था, चुनाव में, राजनीति में करता ही है। तो अब जो है वो इस मीटिंग में बड़ा साइंटिफिकली ये लग रहा है कि अब जुगाड़ वाला सिस्टम नहीं, अब डाटा वाला सिस्टम चलेगा महागठबंधन में, जिस तरीके से एनडीए में चलता है, बीजेपी का डाटा, बीजेपी का सर्वे, अब उसी पैटर्न पर जो है वो महागठबंधन चल रही है। देखिए मीटिंग में क्या हुआ कि मुकेश सहनी ने जो सबसे पहले जो है वो सीट शेयरिंग के मुद्दे को उठाया, और इस पे एक चीज और होता था कि मान लीजिए कि गठबंधन है, उसमें 4-5 दल है, तो आपको 10 सीटें दे दी जाती हैं, 20 सीटें, 50 सीटें, जो भी सीटें, उसमें से उस पार्टी के नेता ही डिसाइड करते थे कि हम किसको उम्मीदवार बनाएंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मतलब कहने का है कि आप अगर महागठबंधन में हैं, जिसमें कि आरजेडी है, जिसमें कि वीआईपी पार्टी है, जिसमें कि लेफ्ट की 3 पार्टियां हैं और कांग्रेस है, मान लीजिए कांग्रेस को मिलती हैं 50 सीटें, तो ऐसा मतलब नहीं है कि आप घटक दलों को बहुत लेट बताएंगे, बहुत बाद में बताएंगे कि इन 50 सीटों पर जो है कौन कौन आपके तरफ से उम्मीदवार होगा। पहले ही बताना होगा कि अगर ये सीटें मिल रही हैं आपको, तो आपके तरफ से कौन उम्मीदवार होगा, और उस उम्मीदवार को लेकर मीटिंग में चर्चा मंथन, आखिर आप उस उम्मीदवार को क्यों उतार रहे हैं, इसका भी विस्तार से जो है वो चर्चा होगा। लेकिन जैसा जो हमने पॉइंट बताया, और वीडियो बनाने से पहले आप काफ़ी देख रहे थे कौन कौन सी सीटें हैं 15,000 या 15,000 से ऊपर जो हारी हुई हैं महागठबंधन की सीटें, तो वो सीटें कुछ बताएंगे। अब पूरा विस्तार से 243 सीटें हैं बिहार में, कौन कौन से ऐसी सीटें हैं जहां पर महागठबंधन की हार 15,000 या 15,000 से ऊपर वोटों से होगी, इस पर हम बाद में या कल वीडियो बना लेंगे। लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताते हैं। रोहित वीडियो बनाने से पहले देख रहे थे, तो कौन कौन ऐसी सीटें, पहले आप ये बताइए, फिर आगे देखिए सीटें तो बहुत सारी हैं देवांशु, लेकिन बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव या महागठबंधन ने इस फॉर्मूले को बनाया है, तो इसका सीधा मतलब तो पहले ये समझिए कि जो चुनाव उस सीट पे लड़ चुके हैं पिछली बार, और जो इस बार सोच रहे थे कि उनको फिर से मौका मिल जाएगा, तो उनका पत्ता कट चुका है, ये आप मान लीजिए। अब देखिए जो सीटें जहां पर वैसे तो बहुत सारी सीटें हैं जिसपे डिटेल में हम वीडियो लेकर के आएंगे आपके लिए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट सीटें हैं उसमें इमामगंज है, मान लीजिए हम जीत गई, आरजेडी वहां से हारी थी, 16,034 वोट से वो जीत गई थी सीट। वजीरगंज है, वाल्मीकि नगर है, रामनगर जो सुरक्षित सीट है वो है, नरकटियागंज है, बगहा, लौरिया है, बिहार शरीफ है, राजगीर है, नालंदा, हरनौत, मोकामा, और मोकामा में क्योंकि 2 बार चुनाव हुए थे, अनंत सिंह के बाद चुनाव जीते, उसके बाद फिर वो 47 वाले मामले में जेल चले गए, तो वहाँ पे बाई इलेक्शंस हुए, तो वहाँ पर दोबारा नीलम देवी जीती। हालांकि उस वक्त ये दोनों आरजेडी से चुनाव लड़े थे, और वो खिलाफ में वहाँ पे जदयू थी। लेकिन अब क्योंकि नीलम देवी या अनंत सिंह जो भी चुनाव लड़ते हैं वो अब आ गए हैं एनडीए के साथ में, यानी कि जदयू के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, तो दूसरी तरफ जो है अब आरजेडी मैदान में होगी, तो इस सीट को थोड़ा एक्सेप्टेबल मानते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर देखें तो गोपालपुर, पीरपैंती, कहलगांव, सीतामढ़ी, रून्नी सैदपुर के साथ साथ जो दूसरी महत्वपूर्ण सीटें हैं वहाँ पर यही चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं कि ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहाँ पर 15,000 से तो कम वाली बहुत सारी सीटें हैं, जहाँ पे 15 से बिल्कुल कुछ कम की फिगर्स में लोग चुनाव आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि अगर ये पैमाना रखा जाता है कि 15,000 से ज़्यादा, तो मैंने जो नाम बताया आपको वो 15,000 से ज़्यादा वाली सीटें हैं। अब उसमें से कुछ सीटें ऐसी हैं देवांशु जो कि उसमें 15,000 मतलब में भी बहुत बड़ा जैसे फिगर है। जैसे मोकामा में 35,000 से चुनाव जो है वो जीती, सीतामढ़ी में 46,000 से, रून्नी सैदपुर में 24,000, तो विधानसभा में 24,000, 46,000, 35,000 का जो फिगर होता है वो अपने आप इतना बड़ा होता है कि मतलब कि वहाँ पे जो प्रत्याशी पिछले बार रनर अप था, आप ये मान के चलिए कि वो वहाँ पे उसको टिकट नहीं मिलने वाला। लेकिन जो देवांशु आप कह रहे हैं कि बस टिकट उसको नहीं मिलेगा, बल्कि वहाँ पे दूसरी पार्टी चुनाव लड़ेगी, इस पर बात हो रही है। यानी कि अगर मान लीजिए किसी सीट पर, जैसे मैं उदाहरण के लिए बताऊँ देवांशु की, ये सीतामढ़ी सीट को लेते हैं, वहाँ पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी, और कांग्रेस को बीजेपी ने वहाँ पर 46,818 वोट से चुनाव हरवा दिया। तो अब इस सीट पर कांग्रेस नहीं लड़ करके वहां हो जाता है कि मुकेश सहनी लड़ने, वहां तेजस्वी यादव लड़ने, मतलब प्रयोग करेंगे, प्रयोग कर ले। हाँ। कैंडिडेट कौन है ये देखना होगा और बताना होगा पहले। और क्यों आप इस उम्मीदवार, मान लीजिए कि मुकेश सहनी की पार्टी सीतामढ़ी लड़ती है, ठीक है, वो बैठक में कहती है हम लड़ेंगे, हम तो ठीक है लड़िएगा, कौन होगा उम्मीदवार, क्यों होगा उम्मीदवार, क्यों, मतलब उसकी ये सब प्रोफाइलिंग की जाएगी। हाँ, पूरी प्रोफाइलिंग होगी उस इलाके में, उसकी क्या छवि है, जो रिपोर्ट, क्योंकि जैसा बीजेपी एनडीए ने किया अपने प्रत्याशियों के लिए की टीमें भेजी हैं, वैसे ही टीम तेजस्वी यादव ने भी भेजी है ग्राउंड में, और वहाँ का जो फीडबैक होगा सबको टैली करेंगे। तो तेजस्वी यादव इस बार जो चुनाव लड़ रहे हैं ना, बहुत उसकी जो स्ट्रैटेजी है बहुत अलग है, वो उस तरह का चुनाव नहीं है, और चुनाव अब उस तरह के होते भी नहीं है जैसा पहले हुआ करते थे, कोई प्रत्याशी हो गया, पार्टी सिंबल मिल गया, चुनाव लड़ जाता है।
अब चीज़ें बदल गई हैं। अब वो पहले चुनाव का में सिंबल देने से पहले अब तो उनको कसौटी पे कसा जा रहा है, नापा तौला जा रहा है कि ये प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लायक है या नहीं, कितना सक्रिय रहा है क्षेत्र के अंदर में, चुनाव हारने के बाद कितनी उसकी जीतने की संभावना है वहाँ पे। ये तमाम चीज़ों पर जो है दिवांशु मुझे लगता है कि शायद बात होगी, और जो एक फार्मूला तय हुआ है 15,000 से अधिक मतों से हारने वाली सीटों पर सिंबल या पार्टी बदलने की, तो ये एक छोटा स्टेप नहीं होगा, ये बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप होगा, क्योंकि कांग्रेस भी यही कहती रही है बिहार में कि उनको ऐसी सीटें मिलती रही हैं जो हारने वाली सीटें हैं। तो अगर एक दो बता ही देते, जैसे कि गया सीट जहाँ से प्रेम कुमार लड़ते आ रहे हैं, जीतते आ रहे हैं, उस सीट पे कौन लड़ता है? कांग्रेस लड़ती है। सुपौल विधानसभा सीट जहाँ से विजेंद्र यादव चुनाव लड़ते हैं, बिजली मंत्री, ऊर्जा मंत्री, कौन वहाँ चुनाव लड़ता है? वहाँ कांग्रेस लड़ती है। बांकीपुर कौन लड़ता है? तो कांग्रेस लड़ती है। तो ये सब चीज अब नहीं चलेगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़े तो होगा चेंज, और उम्मीदवार चेंज हो। मुझे एक चीज़ और लग रहा है रोहित, कि इस बार बेटर, मतलब कि बेटर नहीं, मच बेटर तरीके से जो है वो तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं 2020 की तुलना करें तो। देखिए नहीं बिल्कुल है, क्योंकि 20 का जो चुनाव था दिवांशु, वो एजेंडा बेस्ड चुनाव था। उसमें ये था कि तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी की बात की थी, वो एक तरीके से करंट बन गया बिहार में, और उसी पर पूरे एनडीए को आना पड़ा बाद में। नीतीश कुमार, जो कि जदयू दफ्तर का उनका एक बयान मुझे याद है कि पैसा कहाँ से लाएगा, मतलब ये एक सवाल बयान था। जब मुझसे सवाल पूछा था मीडिया के प्रतिनिधि ने उनसे, तो तेजस्वी यादव के इस ऐलान के बाद नीतीश कुमार ने यही बात कही थी। लेकिन बाद के वक्त में जब ये लगा कि नहीं, ये मुद्दा बड़ा हो गया है, और जब चुनाव प्रचार आगे बढ़ रहा था बिहार में, तो तेजस्वी की पिच पर मजबूरी में जो है बीजेपी जदयू को जो है बैटिंग करनी पड़ी थी। ये कहना पड़ा कि वो 10 लाख नहीं 20 लाख नौकरियाँ देंगी, इसमें 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार शामिल होगा। तो नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव ने पिछले ही चुनाव में घुटनों पर लाद दिया था, और उनकी जो हालत हुई, उसके पीछे के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। चिराग फैक्टर है, उसके पीछे के फैक्टर तेजस्वी यादव की लहर थी। इस पूरे इलाके में जो दक्षिण बिहार का इलाका है, और खास करके देवांशु जो शाहाबाद और भोजपुर का जो पूरा इलाका है, उस इलाके में आपका सुपड़ा साफ हो गया था। आप मतलब ये निकल के, मतलब होता ना कि अगर वो दिया लेकर के खोजो तो एक आध कहीं किसी पॉकेट में एक आध विधायक बना था एनडीए का, और तेजस्वी यादव ने स्वीप, एक तरीके से महागठबंधन ने स्वीप, क्लीन स्वीप कर दिया था वहाँ पे। तो इस बार तेजस्वी यादव उनके पास वो तजुर्बा पहले से है, और क्योंकि एक सरकार जो लगातार सत्ता में हो, उसके खिलाफ कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी होती है। तेजस्वी यादव एक तरफ नीतीश कुमार की सेहत को मुद्दा बना रहे हैं, बिहार में बढ़ते अपराध पर लालू यादव, तेजस्वी यादव खुल के बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि सत्ता में आएंगे तो आते ही जो भी दोषी होगा उसको मतलब या तो वो बिहार छोड़ के भाग जाएगा, या उसको जेल के अंदर डाल देंगे। तो तेजस्वी यादव एक तरीके से अभी से वो माहौल बनाना चाहते हैं जिसके सहारे नीतीश कुमार ने कभी 2005 में लालू यादव से सत्ता बिहार की छीनी थी। अब क्योंकि तेजस्वी यादव जो कि युवा हैं, उनके साथ की जो टीम है वो बहुत स्टैटिक्स पे काम करती है, फिगर आउट करती है और आंकड़ों को देखती है, और क्यों वहाँ पे वोट का जीत हार का मार्जिन इतना ज़्यादा था। तेजस्वी यादव ने पिछले ही चुनाव में कहा था कि कई सीटें ऐसी थी जहाँ पर उनके प्रत्याशी को हरवाया गया। बाद में ये तक कहा गया कि जो रिजल्ट था वो कुछ और आया, उसको फिर रोक दिया गया और आधी रात को रिजल्ट प्रकाशित किया गया, और किसी तरीके से सरकार एनडीए की बिहार में बनी पिछली बार। तेजस्वी यादव उन्हीं आंकड़ों के सहारे लगता है मुझे कि एक तरीके से कहें कि एक फार्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके सहारे शायद वो चुनाव में जीतने की कोशिश करेंगे। प्रत्याशी बदलना एक बड़ा, क्यों देखिए जैसे अब जमुई सीट देख लीजिए देवांशु, जमुई में क्या है कि एक ही प्रत्याशी कई बार चुनाव लड़ रहा है और हर बार वो हार रहा है, तो उसको मौका क्यों मिले, और वो बहुत हाई मार्जिन है, 40,000 तो उसको मौका क्यों मिले, तो वहाँ पे किसी और को वो देना चाहेंगे। अगर आरजेडी के लिए वो सीट ही फिजिबल नहीं है, मतलब तो वो कांग्रेस को दे देंगे, या वीआईपी पार्टी को दे दें, या फिर मान लीजिए लेफ्ट की किसी पार्टी को दे दें। तो मतलब इस तरह की स्ट्रेटजी जो है वो तय कर रहे हैं, या फिर आरजेडी उम्मीदवार ही बदल दे। हाँ, बदल दे, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि देखिए आरजेडी के पास सीटें ज़्यादा हैं, और मतलब कि क्योंकि कांग्रेस के लिए मुकेश सहनी के लिए तो हर सीट नहीं है, लेकिन कांग्रेस के लिए, लेफ्ट के लिए बहुत सीटों की कटौती बहुत उनके लिए मुश्किल है। तेजस्वी यादव के पास ज़्यादा सीटें होंगी तो वहाँ पे ही एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे कि जिताऊ सीटें वो ले लें जहाँ पे उनको लगता है उनकी पार्टी को वो जीत सकती है, लालटेन का प्रभाव दिख सकता है वहाँ पे, और जहाँ पे लगता है कि नहीं वहाँ पे हाथ कुछ अलग कर सकते हैं। जैसे कि पटना की देखिए एक सीट है देवांशु, आपको पटना सिटी में जहाँ से नंदकिशोर यादव जीतते हैं, उस इलाके में कहा जाता है कि उस इलाके का एक बड़ा हिस्सा है जहाँ पे यादवों का एक अच्छा खासा वोट बैंक है। अब जैसे पटना के दीघा सीट ले लीजिए, वहाँ पर एक बड़ा वोट बैंक है जो कि यादवों का है,
तो इन सीटों पर आरजेडी भाग आजमा सकती है, और जहां पर कांग्रेस ने चुनाव पिछली बार चुनाव वो हारी है या लेफ्ट चुनाव हारी है। जैसे कि फुलवारी शरीफ है, तो फुलवारी शरीफ में क्योंकि लेफ्ट चुनाव जीती है तो वो सीट छोड़ेगी नहीं, लेकिन तेजस्वी यादव चाहेंगे कि वो सीट उनके पास आए, क्योंकि उस इलाके में बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी है वहाँ पे। तो मतलब इस तरह की चीज़ें वो तय हो रही हैं कि सीट ऑफ एक्सचेंज कैसे हो, कौन सी सीटें उनके पास आए, कौन सी सीटें वो लें, कौन सी छोड़ें। तो इसी पर मुझे लगता है कि शायद ये फॉर्मूला जो आप बता रहे हैं 16,000 या 15,000 से ऊपर वाला, वो सेट करने की कोशिश हो रही है। और एक चीज़ जो हम शुरुआत में कहा था कि आंदोलन में जो है वो सड़कों पर रहेंगे। देखिए 9 जुलाई 2025 को मजदूर संगठनों का राष्ट्रव्यापी आंदोलन है, और इस मीटिंग में ये तय हुआ है कि उस दिन महागठबंधन के तमाम घटक दल जो है इस प्रोटेस्ट में, इस आंदोलन में जो है वो शामिल होंगे, और सड़कों पर जो है वो जहाँ जहाँ जो है इस मजदूर संगठन का जो है आंदोलन होगा, वहाँ वहाँ महागठबंधन के लोग जो है वो शामिल रहेंगे। तो इस वीडियो में हमने ये बताया आपको कि इनसाइड स्टोरी बताई कि आखिर 3 घंटे ये बैठक चली, बत्ती गुल हुआ, थोड़े से असहज हुए, थोड़े से परेशान हुए, लेकिन इस बैठक का जो मूल था उसको अंजाम तक जो है वो पहुँचाया गया। आज के बैठक का निचोड़ ये निकला कि अब जो है जहाँ पर महागठबंधन को जो है वो 15,000 या 15,000 से ऊपर वोटों से जो हार हुई है साल 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में, वहाँ पर जो है वो उम्मीदवार बदले जाएंगे या फिर पार्टी बदले जाएंगे, नए तरीके से मंथन होगा। और दूसरा चीज़ ये हुआ कि जो घटक दल जो है जिन जिन सीटों पर लड़ना है तमाम लोगों को चुनाव, उन्हें बताना होगा टेबल पे कि आपके पार्टी की तरफ से ये सीट चलिए, आप मांग रहे हैं, हम दे रहे हैं, तो आपकी तरफ से उम्मीदवार कौन होगा, और ये बंदा, ये आदमी क्यों होगा, ये बेहतर कैसे है, सबसे मजबूत उम्मीदवार ये कैसे साबित हो जाएगा, ये सब बताना होगा। ऐसे नहीं कि मान लीजिए ये सीट लेफ्ट पार्टी को मिल गई और लेफ्ट पार्टी को जिसे मन करे उसे उम्मीदवार उतार दे, बना दे, ये अब नहीं चलेगा। ये बैठक में जो है वो तय किया गया है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं।